नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में कोविड का जो प्रकोप है उसके बारे में और किस तरह से सरकार उसका प्रबंधन कर रही है उसके बारे में। लेकिन आज हम जो प्रबंधन है वो प्रबंधन सरकार किस तरह से दवाओं का इंतजाम कर रही है, वैक्सीनेशन का इंतजाम कर रही है, सरकार किस तरह से अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है, उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सरकार किस तरह से जो मौतें हैं उनके आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये सामान्यतः ये आरोप सरकार पर या सरकारों पर हमेशा लगता रहता है कि वो किसी भी इस तरह की आपदाओं की स्थिति में, दुर्घटनाओं की स्थिति में जहां पर सरकार की कहीं कमजोरी दिखाई देती हो तो वो जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या को कम से कम दिखाने की कोशिश करती है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो कोविड महामारी का जो दौर चला है, जो अब फिलहाल थोड़ा धीमा पड़ता दिख रहा है, उसमें बार-बार ये आरोप लगते रहे सरकार पर कि जो मौतों की जो संख्या है, उसके जो आंकड़े हैं उनको छिपाया जा रहा है। लखनऊ में हम लोगों ने भी देखा कि सरकारी आंकड़ों में जितनी संख्या थी कब्रिस्तानों में और जो दाह संस्कार स्थल थे, शमशान घाट, वहाँ पर जो लाए गए शव थे उनकी संख्या में सरकारी आंकड़ा अगर एक का था तो लाए गए लोगों की संख्या, शवों की संख्या उसकी 3 या 4 गुना ज़्यादा थी। ये लखनऊ में भी हम लोगों ने देखा। लेकिन सरकार कहती है कि वो जो कर रही है वो सब बेहतर कर रही है और सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार-बार ये कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो कोरोना प्रबंधन है वो सबसे अच्छा है, बाकी राज्यों में लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही, हम सब कुछ लोगों को दे पा रहे हैं। लेकिन जो आज हम बात करना चाह रहे हैं, थोड़ी दुखद बात है कि सरकार ने जो मरने वालों की संख्या को छुपाने का जो काम किया है, वो काम अगर जो सरकारी आंकड़े में हर रोज मरने वालों की संख्या सरकार देती है, उसमें लीपापोती की जाती थी, वहाँ तक तो फिर भी बात समझ में आती थी। लेकिन सरकार जिन लोगों की अभी हाल के पंचायत चुनाव के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों की मौत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास भी गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से उस पर संज्ञान लेने को कहा और सरकार से ये भी कहा कि सरकार जो मुआवजा है ऐसे लोगों का मुआवजा उसकी एक सम्मानजनक राशि घोषित करे। सरकार ने 30 लाख का प्रस्ताव किया था, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर पुनर्विचार करे और इसको कम से कम 1 करोड़ करे। अब बात जब 30 लाख के मुआवजे की आई तो सरकार ने बिल्कुल अपना रंग बदल दिया है और सरकार ने आज बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है कि चुनाव ड्यूटी में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और गैर शिक्षकों में सिर्फ 3 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले लोगों। जबकि जो बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी संघ हैं उनका दावा 1621 लोगों की मौत का उनका दावा है। उन्होंने उसकी सूची बकायदा राज्य सरकार को भेजी है, 1 करोड़ मुआवजे की बात कही है। लेकिन राज्य सरकार जब मुआवजा देने की बात आई है तो वो बहुत बेशर्मी से राज्य के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि ये तो शिक्षक संघ के लोग राजनीति कर रहे हैं। ये शरद जी मेरे साथ आज इस बातचीत में आपकी बात में इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा मौजूद हैं। मैं शरद जी आपसे जानना चाहता हूं, जो सरकार का अब ये एक तरह से बहुत बेशर्म सच सरकार बताने की कोशिश कर रही है, बल्कि बेशर्म झूठ सरकार सामने ला रही है कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है। किस रूप में आप इसको देखते हैं? कितना ये लोकतंत्र का अपमान है, कितना ये जिन लोगों की चुनाव ड्यूटी में जान गई है उनकी जो मौत है उसका अपमान है? गोविंद, एक कहा जाता है कि कितना भी बेशर्म हो जाए आदमी, थोड़ी आंख की शर्म रहती है। लेकिन अब तो इसके लिए कोई नया शब्द कॉइन करना पड़ेगा क्योंकि वो भी खत्म हो गई। और बेशर्मी जो है बहुत मामूली शब्द है इनके इस हरकत को डिस्क्राइब करने में।
क्योंकि जो आंकड़े, जो मौतों के आंकड़े थे आम लोगों के, वो कहीं ज्यादा थे। वो जो आपने कहा 4-5 गुना, जो मेरा एस्टिमेशन है वो तो 10-20 गुना का फर्क था। जो हमने लखनऊ में क्योंकि डेली मॉनिटरिंग करते थे, तो केवल वहीं का, तो उससे एक अंदाजा लगता था कि अगर लखनऊ में ये कर सकते हैं और 10-20 गुने का फर्क हो सकता है, जो वहां पे शव जा रहे हैं शमशान घाट में, जो यहाँ के 2 मेन शमशान घाट थे, और जो सरकारी आंकड़े आते थे। तो ये शिक्षकों के साथ ऐसा करेंगे, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये उनके कर्मचारी हैं। उनको जबरदस्ती ड्यूटी पे लगाया गया, क्योंकि चुनाव पे बड़ा जोर था। मुख्यमंत्री किसी भी हालत में चुनाव चाहते थे, शायद उसके पीछे ये तक, क्योंकि हाई कोर्ट के ने जब उस पे एक तरीके से इनडायरेक्टली रोक लगाई, क्योंकि लॉकडाउन की बात करी रही, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने फौरन स्टे कर दिया। और क्योंकि इतने ज्यादा जो डेस्परेशन था मुख्यमंत्री का, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उनकी लीडरशिप में कोई चुनाव होना था। जब वो खुद मुख्यमंत्री बने थे तो चुनाव तो मोदी का था, ये तो इलेक्शन लड़े भी नहीं थे। तो इनको जब बनाया गया मुख्यमंत्री, तो इनको शायद लगा कि अपनी एक लीडरशिप एस्टैब्लिश कर लेंगे एज अ लीडर ऑफ द पार्टी। तो ये और बड़े कॉन्फिडेंट थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि पंचायत चुनाव में बीजेपी का वर्चस्व कायम हो जाएगा उत्तर प्रदेश में और उनका नाम होगा। शायद यही वजह होगी, और कोई कारण हो नहीं सकता। लेकिन ये अलग बात है कि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी इस चुनाव में, और शायद ये कोरोना की मार थी, और कोरोना की जो बद इंतजामी थी, मिसमैनेजमेंट था, उसकी वजह से लोगों ने नाराज होकर के, लोग जिस तरह से परिवारों के लोगों के सदस्य ऊपर वाले को प्यारे हो गए बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, इस वजह से इनको बड़ी भारी चपत लगी। और ये आज की डेट में, अब चुनाव तो हो चुके, बीजेपी का जो वो ने ख्वाब देखा था वो भी ध्वस्त हो गया। तो आज की डेट में अब जब बात आई कि कॉम्पेंसेशन देना है, मुआवजा देना है, और वो भी हाई कोर्ट की आदेश, अब सरकार इतनी बेशरम तो नहीं हो सकती कि उसके खिलाफ चली जाए सुप्रीम कोर्ट के, नहीं साहब हम मुआवजा ही नहीं देंगे, ये ऐसी तो उम्मीद नहीं है कर सकते, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव होने प्रदेश में विधानसभा के। तो अब उन्होंने ये कहानी इसको दूसरी तरीके से पकड़ लिया कि जो है लोग मरने वाले ही नहीं है, 3 मरने वाले बताए। जबकि मेरी जानकारी ये है कि जो हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, उसमें सरकार इससे कहीं ज्यादा नंबर एडमिट कर चुकी है। तो अब आज की डेट में ये 3 कह रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है। जितनी ज्यादा डिपेंडेंस है बाबुओं पे, तो हो सकता है पहले कुछ फिगर दे दी और कुछ फिगर दे दे, क्योंकि फिगर्स के खेल में तो माहिर नहीं लोग। और ये करके ये जो है क्या अचीव करना चाहते हैं, ये नहीं समझ में आता। आपने देखा कि शुरू में जो टीचर्स एसोसिएशन है, उन्होंने तो 1600 की फिगर बताई है और नाम दिए हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि शिक्षक संघ जो है टोटली झूठ बोल रहा, उसको अब अक्यूज कर रहे हैं कि साहब वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग जो हैं सत्ता में बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल वो ज्यादा, जिनके साथी खत्म हो गए हैं ड्यूटी के दौरान, और उसमें वो मेरा ख्याल झूठ नहीं बोलेंगे। और जहां तक सरकार का और रूलिंग पार्टी का सवाल है, झूठ का पुलंदा बांध बांध करके तो उन्होंने क्या क्या कर डाला। पूरा कोरोना का जो है मैनेजमेंट, वो इतना झूठ उसमें फैलाया गया है जो सब कुछ जग जाहिर हो चुका है, देख लिया लोगों ने। तो जहां तक झूठ का सवाल है, मुझे ताज्जुब नहीं होता ये कहाँ किस हद तक जा सकते हैं झूठ बोलने में। लेकिन इससे क्या अचीव करेंगे ये समय बताएगा। और जहां तक देखिए इसका सवाल है कि केवल इतनी और इतना कॉम्पेंसेशन देंगे या नहीं देंगे, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, ये आसानी से निपटने वाला नहीं है मामला। शिक्षक संघ बड़ी पावरफुल यूनियंस हैं ये, और हमेशा से रही हैं, कोई भी सरकारें जो, और ये ऐसा इशू है जिसमें झूठ बोल करके कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन फिर भी सरकार एक तरह से सच को छिपाने की कोशिश कर रही है और बहुत बेशर्म झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। जो हाई कोर्ट में 11 मई को जो पेशी थी, उसमें जो राज्य चुनाव आयोग है, जो पंचायत चुनावों की व्यवस्था देखता है, उसने
28 जिलों से जिस आंकड़े की बात की थी उसमें 77 लोगों की मौत की बात खुद स्वीकार की थी। और हम सब जानते हैं कि जो पंचायत चुनाव हैं उसमें जो प्राथमिक शिक्षक हैं और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं वो सबसे बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। तो अगर 28 जिलों में 77 लोग चुनाव की ड्यूटी पे कोविड के या दूसरी वजहों से मरे हैं तो कम से कम उनमें आधे तो शिक्षक होंगे, ये एक स्थापित तथ्य है। लेकिन उसके बावजूद सरकार उस आंकड़े को भी झुटलाने की कोशिश कर रही है और चुनाव आयोग, वहां पर राज्य चुनाव आयोग हाईकोर्ट में कुछ और बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग कुछ और बात कर रहा है। लेकिन अतुल जी, इसमें एक और बड़ा इस पूरे मामले को तकनीकी बनाने की एक सरकार की बड़ी कोशिश सरकार ने की है। एक और धूर्तता मैं इसको कहूंगा। सरकार ने आज जो बेसिक शिक्षा मंत्री जो राज्य मंत्री हैं सतीश, उनका जो बयान आया है, उनका जो प्रेस नोट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो चुनाव की जो ड्यूटी होती है वो मतदान के जो ट्रेनिंग होती है उसके वक्त के शुरू होने से लेकर मतदान या मतगणना पूरी होने के बाद कर्मचारी के घर आने के बीच की वो चुनाव ड्यूटी मानी जाती है। और इसी दौर में 3 लोगों की मौत हुई है। जबकि जो शिक्षक संघ है उनका कहना है कि जो कोरोना है, कोरोना से मौत ऐसा तो होता नहीं कि कर्मचारी ड्यूटी करके आया और आते ही घर में उसकी मौत हो गई या आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। कोरोना के लक्षण कुछ दिन बाद भी दिखते हैं और अनेक मामलों में 1 सप्ताह तक भी आदमी बीमार होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो कर्मचारी जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उसने बहुत दिनेश चंद्र शर्मा उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत राज्य सरकार से मांग की है और मानवीय संवेदना को उठाने की बात की है कि कम से कम आप चुनाव ड्यूटी से घर आने के 1 सप्ताह के भीतर की अवधि को तो मानिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि कोरोना से जो मौत है वो अनेक मामलों में तत्काल नहीं होती है। बीमारी के लक्षण ही 1-2 दिन बाद होते हैं और आदमी अगले 3-4 दिन बाद उसकी मौत अगर होती है तो उसको भी चुनाव ड्यूटी की ही मौत माना जाना चाहिए और मुआवजा उस आधार से दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इससे एक तकनीकी पहलू को उठाकर इस जो जिम्मेदारी है उससे भी अपने हाथ झाड़ना चाह रही है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या ये जो मानवीय संवेदनाओं का बिल्कुल खुला मजाक उड़ाना है, उनके साथ बहुत एक तरह से खराब तरीके से पेश आना है? क्या सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और जो शिक्षक हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है चुनाव की दिशा को तय करने में? 2 बातें हैं गोविंद। एक तो ये कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि आप जो भी मृत्यु हो रही हैं उनकी संख्या को छुपाइए मत, सच्चाई दिखाइए। एक तो ये सरकार वो बात भी नहीं मान रही है। दूसरी बात ये जो आपने कही कि जो वो टेक्निकलिटी में जाकर के संवेदन शून्य हुए जा रहे हैं, उसका एक उदाहरण दे हम आपको। गोरखपुर के पास सिद्धार्थ नगर के एक प्रिंसिपल साहब और उनकी पत्नी, वो भी एक बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल थी, दोनों चुनाव ड्यूटी से आने के बाद लक्षण उनमें दिखाई दिए कोविड के, तो पहले पति मरा, बाद में पत्नी की भी मृत्यु हो गई। और जो परिस्थितियां हैं कोविड को लेकर के इलाज के, वो सब वहां पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। इत्तेफाक से उनकी एक बेटी डॉक्टर है, पढ़ रही है, उसने मदद करके शायद अपनी माँ के लिए कुछ इंतजाम करवा दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं और सरकार कुछ पैसे बचाने के लिए इतना संवेदन शून्य हो जाएगी कि वो
गिनती ही नहीं करेगी मरने वालों की कि ये ड्यूटी पर मरे हैं और उसका उनको सही मुआवजा दिया जाए। ये बहुत ही ओछी बात है और सरकार की सोच बहुत ओछी है। 30 अप्रैल को ही जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने 700 लोगों की लिस्ट दी थी, और उस समय जो वो लिस्ट दी थी उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ में मरे हैं, फिर गोरखपुर में मरे हैं, और उसके बाद प्रयागराज में, और भी 2-3 जिलों का उन्होंने नाम लिया था। लेकिन ये सब उन्होंने लिख करके दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और काउंटिंग के समय किस तरह के इंतजाम होंगे उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफी उनको कसा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी शायद ये यही दलील दे देंगे कि भाई वो वहां तक गए और वहां से वापस घर आ गए, उसके बाद अगर उनको कोविड के लक्षण होते हैं तो वो चुनाव की ड्यूटी पर नहीं थे। ये सोच बहुत ही गिरी हुई सोच है, और सरकार को इसके ऊपर फिर से विचार करना चाहिए कि एक तो माने कि हाँ ये कोविड से मृत्यु हुई थी, और दूसरा इनको इज्जत के साथ हमें उचित मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। जब सामान्य सड़क दुर्घटनाओं में बड़े बड़े मुआवजों की घोषणा सरकार करती है, अनेक राजनीतिक लोगों की हत्या हो जाने पर, उनकी मौत पर सरकार बड़े मुआवजों की घोषणा करती है। यहाँ तक कि जो नकली और जहरीली शराब पीने के बाद जो मौतें होती हैं उसके लिए भी सरकार बहुत बड़ी बड़ी मुआवजों की घोषणा करती है। तो ऐसे लोग जो कि चुनाव ड्यूटी में जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि शिक्षकों की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि कोविड के खतरे की वजह से चुनाव टाल दिए जाएं, हमको सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम चुनाव ड्यूटी में नहीं जाना चाहते हैं। बहुत आखिरी वक्त पर सरकार ने उनको किसी तरह से मनाया था और इस तरह से उनको जो चुनाव ड्यूटी पर जाने पर एक तरह से मजबूर किया था। उसके बाद अगर सरकार इस तरह से बयानबाजी कर रही है, इस तरह से जिम्मेदारियों से बच रही, तो ये सचमुच सरकार की असंवेदनशीलता तो है ही, साथ ही साथ ये भी दिखता है कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ और हानि के बारे में भी बहुत सचेत नहीं है, उसको शायद उस चीज का भी ध्यान नहीं है। जो आंकड़ा है वो जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उसने आंकड़ा जो दिया है वो 1621 का है। जो आरएसएस से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ है उसने 1205 का आंकड़ा दिया है। इन दोनों आंकड़ों में थोड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी जो आरएसएस से जुड़ा संगठन है वो भी 1205 की बात करता है, जिसमें शिक्षक और शिक्षा मित्र और जो शिक्षण से जुड़े जो दूसरे लोग हैं, जिनमें रसोइया और इस तरह के लोग भी हैं, उस तरह के लोगों की संख्या उसने बताई। तो फिर भी सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, ये तो शायद सरकार ही जान सकती है। लेकिन एक और मामले में सरकार का जो अमानवीय रवैया है वो सामने आया है। जो कई शहरों में जिस तरह से जो अभी हाल में जो थोड़ा तेज आंधी तूफान आए, उसके बाद गंगा के किनारे जो रेत है वो अपनी जगह से काफ़ी हटी, तो हजारों की तादाद में जो शव हाल के दिनों में जो दफनाए गए हैं, जिनको जलाने के लिए लकड़ी न होने या लोगों के पास लकड़ी खरीदने के पैसे न होने की वजह से लोगों ने इस तरह से उनको दफना दिया वहाँ पर, वो चीज़ सामने आई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। हालांकि सरकार ने वो संख्या बहुत कम, अभी भी सरकार ने वो संख्या 50 के आसपास, 60 के आसपास इस तरह की संख्या बताई है। लेकिन ये भी जो मामला है कि लोगों को अगर अंतिम संस्कार के लिए भी उनको साधन न मिल सकें, सरकार ने कहा कि उनको 5,000 रुपये की, जिन लोगों के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है गांव में, उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। और
जिन जगहों पर जो जल पुलिस या सरकार की जो व्यवस्था है वो चौकन्नी है, वहाँ पर अगर लोग नहीं भी दफना रहे हैं तो जो सुनसान जगह है वहाँ पर दफनाने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। ये जो चीज़ है, आखिर क्यों सरकार इसके प्रबंधन में असफल हुई है? क्योंकि सरकार का दावा था कि वो लकड़ी का इंतजाम करेगी, हर जगह जहाँ भी जो शमशान घाट है वहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था कराई जाएगी, दूसरे जिलों से चाहे मंगवाई जाए लेकिन लकड़ी मंगवाई जाएगी। और स्थितियां ये हैं कि लोग पैसा ना होने या लकड़ी ना होने, दोनों ही वजहों से, या गोबर इत्यादि कोई और जलाने की वस्तु न उपलब्ध होने की वजह से इस तरह से दफना रहे हैं। शरद जी, ये जो पूरा मामला है, इसमें एक तरफ जो ग्रामीण इलाकों से ही 100 ज़्यादा या इस तरह के शव आ रहे हैं, और सरकार कह रही है कि नहीं, हमने ग्रामीण इलाकों में भी जो व्यवस्था है वो बहुत बेहतर कर दी है, हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है गोविंद, पहले जो आपने पूछा था कि जो चुनाव आसपास होने वाले हैं, कुछ ही महीने बचे हैं, उस नजरिए से सरकार इस तरह से कैसे सोच सकती है कि लोग इतनी संवेदनशीलता को अपनी खत्म कर दे। कम से कम राजनीति के कारण तो करती। देखिए, एक होता है सत्ता का मद, पावर का नशा, जब वो सर के ऊपर चढ़ जाता है तो ये सब चीजें दिखती नहीं है उनके। जो मुझे तो यही लगता है कि और कोई कारण हो नहीं सकता है कि मुख्यमंत्री को इतना ज्यादा इस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी है, कैसे है ये भगवान जाने, लेकिन उनका शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है और सत्ता का नशा है कि हमें कौन उखाड़ लेगा। भाई आखिर हमारे अलावा और है कौन प्रदेश में? जब आप इस फ्रेम में आ जाएं, एक जमाने में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी करी तब भी यही हो गया था, और अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सारे प्लग कर दिए आपने, बंद कर दिए, क्योंकि आप किसी से मिलते नहीं हैं, आप अपने ओन पार्टी वालों से ही नहीं मिलते हैं तो दूसरे तो दूर की बात है, और मीडिया में भी जाते हैं तो मोनोलॉग होता है, प्रवचन केवल होता है। तो जब आपके पास सूचना ही नहीं आएगी, आप इस गलत फहमी में रहेंगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, पूरा राम राज्य एस्टैब्लिश्ड है, तो ऐसा ही होता है। तो मुझे लगता है इसमें बिल्कुल मुझे ताज्जुब नहीं, हर एक्शन इनका ये दर्शाता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस से जो है भरे हुए हैं, और क्योंकि माहौल इस तरीके का है, आप देख चुके हैं, सबसे पहले इनको सतर्क करने की कोशिश करी इन्हीं की सरकार के मंत्री ने, ब्रजेश पाठक ने सबसे पहले पत्र लिखा था तो इनकी सरकार। उसके बाद केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी के बड़े पुराने मंत्री हैं, संतोष गंगवार, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से वो सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी वही चिट्ठी लिखी। अभी हाल में 2 और मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी, कोई असर नहीं होता। तो जब मुख्यमंत्री इस फ्रेम ऑफ माइंड में हो कि जो मैं कह रहा हूं सब कुछ सही है और बाकी हमें नहीं सुनना है, जब ये एटीट्यूड अप्रोच आ जाती है तो फिर जो है आदमी रैशनल तरीके से काम नहीं करता है, जो उसकी मंशा जो मन में आता है वो करता है। तो यही स्थिति है, मुझे लगता है यही वजह है कि ये सोच ही खत्म हो गई है। जो एक नॉर्मल तरीके से सोचना चाहिए, पावर के नशे में, सत्ता के मद में रियलिटी से बहुत दूर चले गए हैं। वरना कोई कारण नहीं है कि आदमी सोचे, और मुझे लगता है कि इसमें दोष उन ब्यूरोक्रेट्स का है जो कि जिनका काम है मुख्यमंत्री को और सरकार को एडवाइस देना। अगर वो भी वही करने लग गए हैं, जो कि आजकल काफी शिकायत है, जो जितने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, यहाँ तक कि मंत्री सब शिकायत करने लगे, अब काफी लोग खुल के बोलने लगे हैं कि उनकी नहीं सुनी जाती है। ब्यूरोक्रेट्स जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं मुख्यमंत्री से। अगर ऐसी स्थिति हो गई है तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश में, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है वो जानता है जन की असली समस्या क्या है, वो पल्स ऑफ द पीपल जिसे कहते हैं उसे समझता है। लेकिन आप उसको नकारा करके आप सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बात सुनेंगे और अपने
whims एंड फैंसीज जो अपने दिमाग में आएगा वो करेंगे। तो निश्चित है कि जो कदम आप उठाएंगे वो जनता के भले के लिए नहीं होगा, आपको अपने आप को खुश करने के लिए। ये वाकई में बहुत चिंता की बात है कि राज्य की राजनीति जिस पर ये जिम्मेदारी है कि वो जनता का हित पहले देखे, वो अपने मनपसंद की चीज़ें सुनना चाहती है, अपने मनपसंद की चीज़ें देखना चाहती है, और जनता के लिए जो जिम्मेदारी है उससे वो बिल्कुल आंख फेरना चाहती है। अक्सर ये भी माना जाता है कि सरकार को अपनी जो आलोचना है वो पसंद नहीं है, और इसलिए सरकार ये कोशिश करती है कि मीडिया भी उसके ही सुर में सुर मिलाए, और ऐसा कई मामलों में देखा भी गया है कि जैसा सरकार चाहती है मीडिया उस तरह से चीज़ों को बताता दिखाता है। लेकिन न्यायपालिका पर अभी भी थोड़ा विश्वास लोगों का है, और लोकतंत्र का भी जो हमारा जो ढांचा है वो कहीं न कहीं न्यायपालिका उसको बचाने में, उसको बनाए रखने में उसका अपना बहुत योगदान है। उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से राज्य सरकार ने गाँवों के बारे में बड़े-बड़े दावे किए थे, और WHO से लेकर नीति आयोग तक की शाबाशी हासिल की थी, और अपनी पीठ थपथपाने की हर संभव कोशिश की थी, उस पर अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है 2 दिन पहले। उसमें उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में तो जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो एक तरह से राम भरोसे है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है अदालत की, और ये टिप्पणी कम से कम सरकार इसको ये कहकर नकार नहीं सकती कि ये तो विपक्षों ने कहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, या मीडिया का एक तबका हमारे खिलाफ है, ये कहकर सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अतुल जी, किस रूप में आप इसको देखते हैं, इस टिप्पणी को? क्योंकि ये एक तरह से सरकार की जो पूरी अपनी उपलब्धियों का जो बखान है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा। इसमें मैं, अगर आप इजाजत दें तो मुझे एक छोटी सी चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं गोविंद, यहीं पे आप ही के इसी सवाल से रिलेटेड, कि इसके बावजूद देखिए न्यायपालिका का ये कितना सम्मान करते हैं, इससे जाहिर होता है कि कल जो है सरकार की तरफ से ये प्रेस नोट जारी हुआ है कि कोरोना से उत्तर प्रदेश के 68% गांव बचे हुए हैं। और अब देखिए, अब आप फोकस, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये व्यवस्था इतनी चरमरा गई कि राम भरोसे है, और ये क्लेम कर रहे हैं कि 68% गांव बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनका क्या अप्रोच है, क्या एटीट्यूड है, क्या मानसिकता है। अतुल जी। अतुल जी, देखिए गोविंद, इसमें जो खास बात थी कि सरकार ने खुद 5 जिलों के बारे में, वहां का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दी थी। तो कोर्ट ने अपने मन से नहीं कहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो राम भरोसे है। बिजनौर का उन्होंने उदाहरण दिया कि वहां पर लेवल 3 का कोई अस्पताल ही नहीं है, और CHC और PSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वो उसमें उनमें वो सब कोई सुविधा नहीं है जिससे मरीज का ठीक से इलाज हो सके, खासकर कोविड के टाइम पर। बाकी तो वैसे भी नहीं है सुविधाएं। तो ये हवा में बात नहीं कही थी हाई कोर्ट ने। जो इनका एफिडेविट है, जो इनका सबमिशन है, उसके आधार पर इन्होंने कहा। तो अब सरकार इस चीज को एडमिट एफिडेविट में तो कर रही है, लेकिन वैसे नहीं कर रही है कि हाँ भाई ये हमारी कमी है, इसको हम ठीक करेंगे। पिछले साल भी इन्होंने ये कहा था, जहां तक आप देखिए अगर, तो योगी जी जब से आए हैं तब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बस इम्प्रूव ही हो रहा है। BRD मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुई उसके बाद से पूरे प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, CHC, PSC, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ऑक्सीजन की व्यवस्था, सब चीज बिल्कुल दुरुस्त है, सुपर हो गई थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव में जहां पर नीम के पेड़ से के नीचे 5-6 लोग बैठे हुए थे और जिन्होंने बताया हमारे गांव में बुरी तरह से फैला हुआ है, लोग मरे हैं, उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया है।
कि आप अफवाह फैला रहे हैं। अरे वो बीमार पड़े हुए हैं, बैठे हैं पेड़ के नीचे, आप उनको ये मुकदमे में फंसाए दे रहे हैं। और तो ये सरकार ये मान के चल रही है कि जो ये जनता से कहेंगे जनता उसी में खुश रहेगी, और ये एक या दो तीन चुनाव इसी तरह से जीत जाएंगे, क्योंकि इनको जनता की उस तरह से फिक्र नहीं, मानवीय आधार पर उस चिंता नहीं है इनको। इनका तो ये मानना है कि जो ये कर रहे हैं वो सही है, और जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो सब के सब झूठे हैं, फरेबी हैं। उम्मीद है कि अगर अदालत का इस तरह से जो दखल है, जो अदालत की सक्रियता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जो एहसास है वो अगर रंग लाएगा तो निश्चित तौर पर उससे कुछ हद तक उत्तर प्रदेश को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो राम भरोसे के बजाय सरकार भरोसे या शासन भरोसे हो जाएंगी। ये इस तरह की उम्मीद हमको दिखती है, हमें उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में आखिर जो लोकतंत्र है उसमें जिम्मेदारी सरकार के पास ही होती है, और सरकार से अपेक्षा करना, सरकार से उम्मीद करना एक नागरिक के तौर पर हमारा अधिकार भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है। इसी बात के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सरज जी आपका धन्यवाद, अतुल जी आपका धन्यवाद। अपने दर्शकों से हम एक बार फिर से आह्वान करना चाहते हैं कि वो हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो द फ्री प्रेस का कार्यक्रम है आपकी बात, उसको उस तक अपने सुझाव भेजें, अपने राय हमको अवगत कराएं अपनी राय से, क्योंकि हम जो फ्री प्रेस के जरिए, द फ्री प्रेस के जरिए उत्तर प्रदेश में और देश में एक तरह की निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम करने की एक जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर लेने की कोशिश की है। और वो जिम्मेदारी तभी पूरी हो सकती है जब आपका सक्रिय सहयोग हमारे साथ हो, क्योंकि आप ही के लिए हम ये जिम्मेदारी हम लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।